नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी को 7 चरणों में 7 सीटें और जोड़नी है। चुनाव शुरू होने से 3 दिन पहले 393 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है 400 का, अब की बार 400 पार। अब 400 पार करना बहुत दूर नहीं लग रहा है। आज आए ओपिनियन पोल से 5 बातें बिल्कुल साफ हो गई। पहली बात, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अपने लोएस्ट लेवल पर है। दूसरी बात, बीजेपी की टैली एकदम हाईएस्ट पर होगी और कांग्रेस की टैली बिल्कुल लोएस्ट पर जाएगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी को टॉप पर ले जाएंगे, राहुल गांधी कांग्रेस को बॉटम पर ले आएंगे। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी की पार्टी किसी भी राज्य में 0 पर आउट नहीं हो रही है। हर राज्य में बीजेपी का खाता खुल सकता है और राहुल की पार्टी देश के आधे राज्यों में 0 पर आउट हो सकती है। चौथी बात, इंडी अलायंस यानी 28 पार्टियों का एक साथ आना भी सैकड़ा पार नहीं कर पा रहा है। 100 का आंकड़ा यह अलायंस नहीं छू पा रहा है। और पांचवी बड़ी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ मोदी हैं जो जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। 5 बड़ी हेडलाइंस आपने सुन ली। आगे की एक एक बात देखिए और समझिए इस रिपोर्ट में। राहुल आजकल मोदी की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। वो मोदी की आंखों में ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? राहुल आजकल मोदी का चेहरा पढ़ रहे हैं। वो मोदी के चेहरे में ऐसा क्या देख रहे हैं? His face in his eyes. His face in his eyes. मोदी की आईज, मोदी का फेस, मोदी की आईज, मोदी का फेस। एक जैसा टेप बजाकर राहुल ऐसा क्या डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मोदी 400 के पार जा रहे हैं, इसलिए राहुल इतना घबरा रहे हैं? राहुल की घबराहट की वजह मोदी खुद कैसे बता रहे हैं? कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। 400 पार चुनाव देश पे तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। अगल बगल भीड़ इकट्ठा करके कार के ऊपर बैठ के राहुल कैमरे पर मोबाइल दिखाते हैं। कांग्रेस वाले कैप्शन घुमाते हैं, देखो राहुल ने मोबाइल निकालकर बड़ा ऐलान कर दिया, मोदी पर क्या कह दिया। थंबनेल भी ऐसे वैसे नहीं, सैंपल देखिए। राहुल की ललकार ने 24 का माहौल बदल दिया। मोदी तो डर गया, राहुल ने जमकर धोया। कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे नैरेटिव तो बनाते हैं, मगर खुद राहुल अपने लिए ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे। वो अपने बनाए नैरेटिव में ही फंसते चले जा रहे हैं। कभी माइक का तार आगे करते हैं, कभी तार पीछे खींचते हैं, कभी मोटा तौलिया ढूंढते हैं, कभी ट्रांसलेटर खोजते हैं। बोलना शुरू करते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है। बार बार माइक टैप करते हैं और राहुल के चेहरे का रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। Translator. Where's Jyoti? Translator. Jyoti. I'll do it. Jyoti. Hello. Brother, I need a translator. Translate कौन कर रहा है? मोटा लाओ यार. मोटा तौलिया लाओ. ये. Okay. Brothers and sisters. Thank you for coming out in such. मोदी ने जब से 78 मिनट का इंटरव्यू दिया है, राहुल के दिमाग में सिर्फ मोदी ही चल रहा है। राहुल एपेटाइजर से मेन कोर्स तक पहुंच चुके हैं। स्माइली वाली इमोजी लगाकर मोदी को कोस रहे हैं। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम भी ध्यान लगाकर मोदी के एक एक इंटरव्यू के वर्ड नोट कर रहा है। उसमें अपने स्वादानुसार एजेंडा फिट कर रहा है। राहुल के करीबी नेता मोदी के इंटरव्यू में कौन सा शब्द कितनी बार बोला गया, ये ढूंढने लगते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को राहुल वसूली रैकेट कहते हैं। मोदी को उसका मास्टरमाइंड बताते हैं। कांग्रेस वाले ये लिखने बैठ जाते हैं कि राहुल ने तो मोदी के परखच्चे उड़ा दिए। मोदी तो डर गए, मोदी तो घबरा गए,
इसीलिए कैमरे पर आ गए। कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे ऐसे कैप्शन वाले वीडियो बनते हैं और फिर जैसे ही राहुल कार में बैठते हैं तो एक बार फिर से वही रटा रटाया स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी। ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? क्लियर सी बात है जी। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुअलाइज किया है। राहुल जिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हफ्तेबाजी स्कीम बताकर 24 में वोट बटोरना चाहते हैं, क्या उसे सच में पब्लिक स्वीकार कर रही है? कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल को जिस अंदाज में फिल्मी हीरो की तरह प्रोजेक्ट करके राहुल जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं जैसे भारी भरकम शब्दों वाले पोस्टर छाप रहा है, क्या पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर रही है? कांग्रेस जिन राहुल गांधी को न्याय योद्धा साबित करने के लिए मेहनत कर रही है, क्या ग्राउंड पर उसका रत्ती भर भी असर हो रहा है? क्या 24 में कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है? 19 अप्रैल की वोटिंग से ठीक पहले के फाइनल ओपिनियन पोल में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर गया है या नीचे खिसका है? राहुल वायनाड जीत रहे हैं या हार रहे हैं? डिटेल थोड़ी देर में देंगे, मगर उससे पहले दूसरे विरोधियों की टाइमलाइन भी चेक कर लीजिए। राहुल केरल में माइक का तार आगे पीछे कर रहे हैं तो दीदी स्टेज पर ही लेफ्ट राइट करने में बिजी हैं। मोदी का इंटरव्यू तो दीदी की पार्टी के नेताओं ने भी देखा है, दीदी ने भी देखा ही होगा। तभी तो टीएमसी के सांसद मोदी के इंटरव्यू में फैक्ट चेक के पीछे छिपकर अपना खुद का क्लेम फिट कर रहे हैं और दीदी सीए, एनआरसी, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन एक सांस में सबके खिलाफ बोल रही हैं। बोलते बोलते इंडी अलायंस वालों जैसे लेफ्ट और कांग्रेस को भी लपेट रही हैं। वो एक अलग ही लाइन लेंथ पर चल रही हैं। एनआरसी करते देब ना, क्या करते देब ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड करते देब ना। শুনুন, বাংলায় কোনো জোট নেই। তৃণমূল কংগ্রেসই হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের সাথে আছে দিল্লিতে, কিন্তু বাংলায় আমরা একা লড়ছি বিজেপির বিরুদ্ধে। কারণ সিপিএম এখানে বিজেপি করে, কংগ্রেস এখানে বিজেপি করে, তৃণমূলের ভোট কাটবার জন্য বিজেপি দালালি করে। তৃণমূলকে সাহস দিয়ে লড়তে হয়, বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে হয়, সিবিআই বিরুদ্ধে লড়তে হয়, ইডির বিরুদ্ধে লড়তে হয়, এনআইএর বিরুদ্ধে লড়তে হয়, এনআরসির বিরুদ্ধে লড়তে হয়, ক্যার বিরুদ্ধে লড়তে হয়, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। बंगाल में एंटी मोदी, एंटी कांग्रेस, एंटी लेफ्ट एजेंडा चलाने के बावजूद बंगाल में दीदी की पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, नंबर्स थोड़ी देर में। बिहार से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक राउंड 1 की वोटिंग से ठीक पहले मोदी पर ऑल आउट अटैक हो रहे हैं। इधर तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, उधर उद्धव हैं। आरजेडी वाले अपनी टाइमलाइन पर मोदी के खिलाफ झूठ 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 वाली पटकथा लिखकर बैठ गए। लालू भी वही झूठ झूठ वाली रील बनाने में बिजी हैं, पोस्ट फैलाने में बिजी हैं। अखिलेश फुल लाइट कैमरा एक्शन कर रहे हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब चालू है और इन सब के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मोदी है। तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। ये वसूली पूरा देश और दुनिया जान गई है। जिन लोगों ने ये चंदा वसूली की है, इस बार जनता उनका सफाया करेगी। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने
अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। उद्धव 24 के लिए अपनी पार्टी का सॉन्ग लॉन्च करने आते हैं तो अपने थीम सॉन्ग पर कम, मोदी पर ज्यादा बात करते हैं। मोदी के बैग में क्या है? मोदी का बैग कैसे खोला जाता है? कैसे बंद किया जाता है? मोदी की सिक्योरिटी कितनी है? ये सारे सवाल लेकर बैठ जाते हैं और अंत में मोदी की हार की अपनी गाथा सुनाते हैं। कि राहुल गांधी जी का सामान वो पूरा चेक कर रहे हैं, तो आज से और आज के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की बैग, उनके बैग में भी क्या है वो भी सब पूरी जनता देखेगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं। प्रधानमंत्री जी कितना प्रोटेक्शन लेके घूमते हैं, उसका खर्चा कौन करता है? जो उनका आना जाना होता है उनका खर्चा कौन करता है? उनके बैग में क्या होता है? वो बैग कैसे खोली जाती है, बैग कैसे बंद की जाती है, वो पूरी जानकारी पूरी देश की जनता के नज़र के सामने आएगी, यही मैं आशा करता हूँ। प्रभु श्री राम एक शक्ति है, जरूर है, और उनके नाम का भरोसा देकर जो वोट मांग रहे हैं बिना काम के, उनको वो सबक सिखाएंगे। मगर क्या इतना मोदी मोदी करने से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इंडी गुट की सीटें बढ़ रही हैं, या उल्टे मोदी को ही फायदा हो रहा है? मोदी विरोधी गुट को शॉक देने वाला फाइनल ओपिनियन पोल का डेटा क्या कह रहा है? मोदी 400 के कितने करीब हैं? 370 के कितने नजदीक हैं? चलिए एक एक करके सारा डेटा आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक 24 के चुनाव में एनडीए 393 सीटें जीत सकती है, यानी 400 में से 7 सीटें कम, जबकि इंडी अलायंस 99 सीटों पर आकर रुक सकता है। पार्टी वाइज डेटा देखें तो बीजेपी अकेले अपने दम पर 343 सीटों का आंकड़ा टच कर सकती है, यानी ये मोदी के 370 वाले टारगेट से 27 सीट कम होगा। लेकिन अब की बार 2019 के मुकाबले बीजेपी 40 सीटों का इजाफा कर सकती है। रही बात कांग्रेस की, तो लाख कोशिशें करने के बावजूद राहुल अपनी पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ा पा रहे। हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को अब की बार सिर्फ 40 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 2019 के मुकाबले 12 सीट कम और 2014 के मुकाबले 4 सीट कम। इसका मतलब यह हुआ कि 2024 में कांग्रेस अपने वजूद के सबसे लोएस्ट स्कोर पर सिमटती हुई दिख रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है, जो 24 के पूरे चुनाव को 400 वाली उस पिच पर लेकर चले गए हैं, जहां एनडीए तो 400 के बिल्कुल करीब है, मगर कांग्रेस 40 पर और इंडी वाले 99 पर ही अटकते दिख रहे हैं। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। मंगलवार को देश के कई हिस्सों में चुनावी रैलियों का पावरफुल शो हुआ। मोदी ने बिहार और बंगाल में मिलाकर टोटल 4 जनसभाएं की और चारों में इलेक्शन का टोन हाई वॉल्यूम में ही रखा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जम्मू, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अमित शाह ने मोर्चा संभाला। जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में बैक टू बैक 3 रोड शो किए और योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में चुनावी गर्मी को बढ़ाया। मोदी सहित बीजेपी की टॉप लीडरशिप की देश के कोने कोने में ताबड़तोड़ रैलियों को हमारे ओपिनियन पोल के स्टेट वाइज डेटा से समझिए, क्योंकि मोदी ने उन लोकेशंस पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जहां वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। सबसे पहले बात बिहार की। इंडिया टीवी सीएनएक्स के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की 40 में से 33 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। उसे 19 के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि इंडी अलायंस 6 सीटें ऐड करके 7 सीटें जीत सकता है। ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में मोदी तो 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के दूसरे पार्टनर्स को घाटा होता दिख रहा है। गया और पूर्णिया ऐसी ही 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। गया में पहले चरण में तो पूर्णिया में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। इन दोनों सीटों पर इंडी अलायंस की तगड़ी चुनौती है, लेकिन उनके सामने भी मोदी है। बिहार की चुनावी पिच को मोदी
अब सीधे सनातन, राम मंदिर और संविधान पर लेकर चले गए हैं। वही राम मंदिर जिसका विरोध कांग्रेस ने किया, वही सनातन जिसके खिलाफ डीएमके के नेताओं ने बयानबाजियां की। मोदी ने गया पहुंचकर उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, पब्लिक को समझाया कि एनडीए को वोट क्यों करना है, इंडी को क्यों रिजेक्ट करना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सनातन पर मोदी की इस अपील का असर बिहार में जरूर पड़ेगा, लेकिन यूपी में तो इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। रामनवमी के दिन रामलला के कपाट पर सूर्य की किरणें, रामलला का सूर्याभिषेक और पूरा उत्तर प्रदेश राममय। तस्वीरें आने लगी हैं। दिव्य भव्य राम मंदिर अद्भुत अलौकिक रूप में देश के सामने है। अयोध्या में राम के भक्तों का जमावड़ा बता रहा है कि 24 में यूपी के दिल में क्या है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में भी यह मूड दिख रहा है। यूपी की 80 में से 76 सीटें एनडीए जीत सकती है। इंडी गुट 4 सीटों पर सिमट सकता है। यूपी में अकेले बीजेपी को 72 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है। 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। यानी सनातन का विरोध करने वाले मोदी विरोधियों ने प्रधानमंत्री को तानाशाह साबित करने की जितनी भी कोशिशें की, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। राहुल और उनके साथियों ने इस तरह के जितने भी नैरेटिव चलाए, ये सब के सब 24 में फ्लॉप होते दिख रहे हैं। हमारे ओपिनियन पोल से ये संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि वोटर्स मोदी को ही सुन रहे हैं, विरोधियों को इग्नोर कर रहे हैं। अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है,
इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है। बिहार में मोदी 33 से ऊपर जाने की कोशिश में हैं, यूपी में बिग लीड में हैं। अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा। ममता बनर्जी इन दिनों चुनावी रैली में सीए, एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा उठाकर वोट बैंक को खुश करने वाली पॉलिटिक्स कर रही हैं। तुष्टीकरण में ही अपना वोट बैंक ढूंढ रही हैं। मगर क्या इसका असर वोटर्स पर पड़ रहा है, या बंगाल के वोटर्स अब मन बना चुके हैं कि अब की बार बीजेपी को मैक्सिमम सीटें जितवानी हैं? इसका जवाब हमारे फाइनल ओपिनियन पोल में है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 सीटें जीत सकती है, यानी 19 से 5 सीट ज्यादा। टीएमसी को यहां से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। रही बात कांग्रेस की, तो वो यूपी की तरह यहां भी नील बटा सन्नाटा ही रह सकती है। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से भी बंगाल में लीड ले सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 44% और टीएमसी को 43% वोट मिल सकते हैं। 24 में बीजेपी को 3% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। दीदी को करीब 1% वोट का नुकसान हो सकता है। अब की बार बंगाल में यह तस्वीर बदली क्यों दिख रही है, इसकी वजह मोदी ने खुद बता दी है। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून जब से मोदी का एक गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। बंगाल का विकास कौन कर सकता है? बंगाल का विकास कौन कर सकता है? आपके सपने कौन पूरे कर सकता है? आपके लिए दिन रात कौन दौड़ सकता है? हर पल आपके लिए खपाने वाला कौन है? क्या ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? अब आपको दक्षिण भारत लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। मगर क्या इस मेहनत का फल 2024 के चुनाव में वोटों में तब्दील हो सकता है? शुरुआत तमिलनाडु से करते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु के 39 में से एनडीए 6 सीटें जीत सकती है। अकेले बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडी अलायंस यहां से 29 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस को 8 और डीएमके को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर। सबसे पहला सवाल ये कि जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आ रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, आपके लिए जबरदस्त शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत डेकोरेटिव वर्ड्स का आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो सिंघम से डर गए? सर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में ड्रेविडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स बहुत गंदा का पॉलिटिक्स है सर। यू स्पीक वेरी बैड वर्ड्स अगेंस्ट our North Indian friends, against Sanatana Dharma, against individual people also. The same people speaks bad about Modi also, Modi ji. Whenever they speak bad against Modi ji, we give it back to them. But for me, I don't matter, sir. I am a Karyakarta. They are desperate. They know they are losing. That is why all their anger they are showing on me.
and they are calling me with all the bad words and bad language. But we are not bothered. We purely believe people will give an answer in Tamil Nadu day after tomorrow for the April 19th elections. And June 4th, people will answer to DMK people for all the bad language they are using. एक बहुत गंभीर बात आपने ये भी कही कि सर आपको यहाँ हराने के लिए कोयम्बटूर में और बाकी सब जगह जहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है डीएमके और एआईडीएमके के बीच में। ये किस बिना पर आप ये बात कह रहे हैं? तमिलनाडु में दोनों पार्टी बहुत क्लियर है सर। द्रविडियन पार्टीज के साथ तमिलनाडु पॉलिटिक्स होना पड़ेगा। दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। ग्रामीण प्रदेश में, अर्बन एरिया में पूरा पीपल सोच रहा है इस बार मोदी जी का बहुत ताकत में वोट करना पड़ेगा। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा एमपीज भेजना पड़ेगा। सो नेचुरली द्रविडियन पार्टीज थोड़ा सा डर हो गया। दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। सीट्स में एडजस्टमेंट होगा, कैंडिडेट्स में एडजस्टमेंट होगा, बट वी आर नॉट बॉदर्ड। फॉर बीजेपी टू विन यू हैव टू फेस एवरीबॉडी एंड विन। सो वी आर नॉट बॉदर्ड। इवन इफ टू द्रविडियन पार्टीज कंबाइंड अगेंस्ट बीजेपी, स्टिल वी विल डिलीवर रिजल्ट्स। वी आर कॉन्फिडेंट। पूरा हार्ड वर्क हमारा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता पूरा ग्राउंड लेवल में काम किया सर। बीजेपी पार्टी जनसंघ टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग पार्टी तमिलनाडु में। अभी बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है तमिलनाडु साइल में, बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है। डीएमके 33 मंथ्स इधर पॉलिटिक्स में एंटी पीपल गवर्नमेंट इधर चल रहा है। पीएम साहब का दिल में, हार्ट में तमिल आदमी का स्पेशल प्लेस है सर। तमिल का स्पेशल प्लेस है, तमिल कल्चर का स्पेशल प्लेस है। कर्नाटक की 28 में से एनडीए को 23 और इंडी को 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 4 सीटों के नुकसान के साथ कर्नाटक में 21 सीटें जीत सकती है। कर्नाटक में बीजेपी घट रही है तो तेलंगाना में कवर कर रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी 2 सीटें बढ़ाकर 6 पर जा सकती है। कांग्रेस 8 सीटें जीत सकती है। इस बार सबसे रोचक मुकाबला केरल में होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी पहली बार लेफ्ट के किले में सेंध लगा सकती है और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल की 20 में से 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस 7 सीटों के नुकसान के साथ 8 पर पहुंच सकती है। सीपीआईएम 5 सीटें निकाल सकती है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्लोज फाइट है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां से बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस के शशि थरूर हार सकते हैं। रही बात वायनाड सीट की, तो राहुल यहां की सीट निकालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का 7 सीटों का नुकसान करा रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि 24 में तो इंडी अलायंस वाले ही जीत रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दिस टाइम द इंडिया अलायंस पार्टीज will defeat BJP, and for defeating the government, what number required, that we'll get. खड़गे जो क्लेम कर रहे हैं वो सिर्फ कैमरे के लिए कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इसे दूसरे राज्यों के आंकड़ों से भी समझिए। फाइनल ओपिनियन पोल का डेटा बता रहा है कि गुजरात में बीजेपी 26 की 26 सीटें जीत सकती है। राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश की 29 में से 28, हिमाचल की 4 में से 4, उत्तराखंड की 5 में से 5, झारखंड की 14 में से 12, हरियाणा की 10 में से 8 और दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीत सकती है। यानी केजरीवाल और हेमंत सोरेन को लेकर विपक्ष ने मोदी के खिलाफ लोकतंत्र खतरे में है का जो नैरेटिव बनाना चाहा, वोटर्स उसे सिरे से इनकार कर रहा है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक वो मोदी को ही बम्पर सीटें दे रहे हैं। बिल्कुल यही दृश्य महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। वहां भी उद्धव ने राहुल और शरद पवार के साथ मिलकर खूब हाथ पैर मारे, लेकिन हमारा फाइनल ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहां भी मोदी को ही एज है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए 4 सीटें एक्स्ट्रा ऐड करके 39 सीटें जीत सकती है। अकेले बीजेपी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गुट यहां भी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट सकता है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर 24 के चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल यही बता रहा है कि 24 में भी देश के भीतर मोदी की ही लहर है। विरोधी इधर उधर हैं। हर विरोधी पार्टी की सीटें घट रही हैं, बीजेपी की सीटें ही बढ़ रही हैं। मोदी इस वक्त 400 से 7 सीट कम है, लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद मोदी के 400 पार जाने की संभावना भी बेहद प्रबल है। फिर एक बार
फिर एक बार 4 जून 4 जून